नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर एनसीईआरटी का स्पेशल सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा रहे हैं, ताकि आप लोग को डिप्लोमा एग्जाम में, पॉलिटेक्निक एग्जाम में हेल्प हो सके। क्योंकि आप लोग को सबको पता ही है कि पॉलिटेक्निक एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही देखने को मिलता है। तो इसी के कारण हम लोग एनसीईआरटी की स्पेशल सीरीज बना रहे हैं, जिसमें आप लोग को पॉलिटेक्निक क्वेश्चन लाया जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टाइप में, ठीक है। और आप वादा करते हैं 100% हम लोग इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल कीवर्ड देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग के साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है या फिर कुछ और दिक्कत होता है, तो हम लोग दोस्त दूसरों को देते हैं कि आपकी वजह से पढ़ाई नहीं हो रहा है, इसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो रही, इसकी वजह से पढ़ नहीं पा रहे। तो वो बिल्कुल गलत है। जिम्मेवारी लेने सीखिए, ठीक है। जब तक आप खुद, अगर किसी को पढ़ने का मन होगा तो वो जरूर पढ़ेगा, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। और इतिहास इसका उदाहरण है। बहुत बड़े बड़े शख्सियत है जिसको पढ़ने का वक्त, मतलब उसको इस तरह का परिस्थिति था कि उसको पढ़ने में दिक्कत होता था, लेकिन फिर भी वो पढ़ा और महान बना है। तो आप लोग के सामने भी हो सकता है ऐसा परिस्थिति हो कि घर का काम करना पड़े, कुछ बाहर जाना पड़े, तो उससे घबराइएगा नहीं। उससे आप लोग को और एक मोटिवेटेड ही मिलेगा, मोटिवेशन ही मिलेगी। हाँ, हम इसके बावजूद कुछ करेंगे। तो बिल्कुल दूसरों को वजह मत बनाइए, उसको लिए आप मौका तलाशिए कि हाँ, हम कब पढ़ सकते हैं, कब कुछ अच्छा करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन को शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग लिए हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। और इसमें से इस चैप्टर का जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग सभी को देखेंगे। और इसके बाद कल पढ़ेंगे हम लोग विद्युत। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी नई वीडियो के अपडेट्स आप लोग के पास पहुंच जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन है, आज हम लोग लिए मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार जैसे खत्म होगा उसके हम लोग इसका अगला चैप्टर लेंगे विद्युत। और हर एक चैप्टर से जो आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे तो आप लोग को मिल ही जाएगा कि जो आया हुआ होगा, तो उसको लाइन बाय लाइन पढ़ के हम लोग उसका लाइन बाय लाइन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल रहे हैं, जो आप लोग एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे होता है। तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब हम लोग आँख में अचानक से या फिर कोई रोशनी पड़ता है तो हम लोग आँख क्या छोटा कर लेते हैं ना, तो पुतली क्या दब जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। तो इसलिए तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, मानव नेत्र में होता है। अब बताइए मानव नेत्र में क्या होता है, मतलब कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। तो हम लोग सभी जानते हैं कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छा से। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। तो बताइए इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम, कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों होगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट करके जल्दी से कौन सा होगा। तो देखिए, इंद्रधनुष हम लोग बनाते हैं क्या, नहीं ना, ये तो प्रकृति की देन है, ठीक है, अपने आप बनता है। तो जो हम लोग नहीं बनाते हैं, प्रकृति द्वारा बनता है, उसे हम लोग प्राकृतिक कहते हैं। तो इसलिए इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम हो जाएगा, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलिए, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब, 4 नंबर क्वेश्चन। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, कैसा होता है। जो हम लोग का रेटिना पर, आंख में जो हम लोग का प्रतिबिंब बनता है, कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है कि वास्तविक और सीधा होता है, कि आभासी और उल्टा होता है, कि वास्तविक और उल्टा। तो हम लोग आंख में जो बनता है प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। वो रेटिना पर बनता है, और कौन सा लेंस रहता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से पीछे बन रहा है, मतलब ये कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और याद रखिएगा, जब भी वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा उसके साथ आएगा। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, आभासी होगा तो सीधा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, लेंस मान लीजिए ये लेंस है, ठीक है, और अगर इधर कहीं पे भी इमेज बन रहा है तो होगा वास्तविक, इधर बनेगा तो हो जाएगा आभासी, ठीक है। क्योंकि उत्तल लेंस है और आँख में लोग उत्तल लेंस ही है, तो यहाँ पर अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ इधर मतलब क्या, उल्टा बनेगा तो इधर मतलब बनेगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक, और इधर बनेगा तो आभासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। जो नेत्र लेंस होता है उसमें एकोमोडेशन,
समायोजन क्रिया, मतलब जिसके सहारे हम लोग अपने फोकस दूरी को घटा और बढ़ा सकते हैं, ये किसके द्वारा होता है? कौन होता है जो हम लोग नेत्र की आँख का फोकस दूरी को घटाता बढ़ा सकता है? धूप ज़्यादा पड़ता है तो उसके अनुसार उसको एडजस्ट कर लेता है, तो ये होता है हम लोग का सिलियरी मसल्स, यानी कि सिलियरी पेशियाँ द्वारा। ठीक है, नेत्र में लेंस में समायोजन क्रिया कौन करता है? सिलियरी मसल्स करता है, सिलियरी पेशियाँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है और सारा क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में देखने को मिला होगा और आने वाले इस साल जो एग्जाम होगा उसमें भी जरूर 100% देखने को मिलेगा। सामान्य मनुष्य के आँख का दूर बिंदु कहाँ होता है? अब जो एक सामान्य मनुष्य मतलब इसका आँख को खराब नहीं होता है, ठीक है, तो उसका जो दूर बिंदु होता है कहाँ पे होता है बताइए? देखिए, आँख में हम लोग का दो बिंदु होता है, एक निकट बिंदु और एक दूर बिंदु। तो निकट बिंदु जो होता है वो होता है हम लोग का 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अब बात हो रहा है इसमें दूर बिंदु का, तो दूर बिंदु कहाँ होता है? वो होता है आनंद पर। ठीक है, जब हम लोग का दृष्टि दोष होता है ना, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, तो यही सब बिंदु में डिफरेंस आ जाता है। निकट वाला बिंदु में डिफरेंस आ जाता है और दूर वाला बिंदु में भी डिफरेंस आ जाता है। दूर दृष्टि दोष में जब दूर बिंदु अनंत से हम लोग का सामने आ जाता है, आँख के सामने, तब हम लोग को दूर दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, तो सामान्य मनुष्य के लिए आँख का दूर बिंदु कहाँ होता है? वो होता है अनंत पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति साफ साफ नहीं देख सकता है। अब जिसको दूर दृष्टि दोष होता है वो साफ साफ नहीं देख सकता है कौन सा वस्तुओं को? सामने वाला वस्तुओं को, दूर वाला वस्तुओं को। तो कौन कौन को नहीं? निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, कि दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, कि बड़ी वाली वस्तुओं को नहीं देख सकता है साफ साफ, कि कोई नहीं होगा? अब देखिए, जिसको नाम से ही पता चलेगा, ठीक है, जिसको जो वाला दोष होगा ना वो वाला चीज़ देख सकता है और दूसरा वाला नहीं देख सकता है। यानी कि जिसको दूर दृष्टि दोष है तो दूर वाला वस्तु को देख सकता है पर सामने वाला वस्तु को नहीं देख सकता है। अब बोला है दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति साफ साफ नहीं देख सकता है, दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। सॉरी क्या बोले? जिसको क्या बोले? चलिए देखते हैं। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति साफ साफ नहीं देख सकता है, तो हम क्या बोले? जिसको जो वाला दोष होगा वो वाला चीज़ देख सकता है, मतलब दूर की वस्तु को देख सकता है पर सामने की वस्तु को नहीं देख सकता है। यानी दूर दृष्टि दोष में वो निकट की वस्तुओं को, यानी कि दूर दृष्टि दोष में वो निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर। दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति साफ साफ नहीं देख सकता है। अब इसको दूर दृष्टि दोष होगा, वो साफ साफ क्या नहीं देख सकता है? निकट की वस्तुओं को, कि दूर की वस्तुओं को, कि बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। नोट डाउन। तो देखिए, जिसको दूर दृष्टि दोष या फिर जिसको भी कोई दृष्टि दोष होता है ना, जो दृष्टि दोष जिसको होता है वो वाला चीज़ वो देख सकता है और दूसरा वाला नहीं देख सकता है। कहने का अर्थ ये है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट दृष्टि को देख सकता है पर दूर में रखी वस्तुओं को नहीं देख सकता है, जबकि जिसको दूर दृष्टि दोष होगा वो दूर वाला वस्तु को देख सकता है, दूर में जो रखा होगा उसको देख सकता है, हाँ, जबकि जो निकट में रखा होगा उसको नहीं देख सकता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो ये आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो जिसको निकट दृष्टि दोष होगा उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, रेटिना पर, या फिर ऑप्शन डी क्या है? कहीं नहीं। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष जो इसको होता है ना, उसमें याद रखिएगा जिसको निकट दृष्टि दोष होगा उसका प्रतिबिंब रेटिना से निकट बनेगा और जिसको दूर दृष्टि दोष होगा उसका प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनेगा। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना से आगे, रेटिना के निकट। मान लीजिए यहाँ पे रेटिना है, ये आँख हो गया हम लोग का, तो रेटिना से क्या हो जाएगा? निकट में आगे बन जाएगा और दूर दृष्टि दोष के लिए रेटिना से पीछे बनेगा। ठीक है, दूर मतलब रेटिना से दूर बनेगा, मतलब रेटिना से पीछे बनेगा। निकट दृष्टि दोष मतलब रेटिना से निकट में, मतलब रेटिना से आगे ही बन जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर कि दूर दृष्टि दोष के कारण मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। दूर दृष्टि दोष, अभी हम बोले कि जिसको दूर दृष्टि दोष होगा उसके कारण मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? तो रेटिना से दूर, यानी कि रेटिना से पीछे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन व्यक्तियों को निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों होता है उसे किस लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो जिन व्यक्तियों को दोनों प्रकार का दोष होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, उन लोगों को करेक्शन किससे किया जाता है? तब निकट दृष्टि दोष हुआ, दूर दृष्टि दोष हुआ, तो दोनों प्रकार का लेंस लगाना होगा।
उत्तल और अवतल दोनों। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, द्विफोकसी लेंस लगाएंगे। द्विफोकसी का अर्थ क्या है कि उसमें दोनों प्रकार का लेंस प्रयोग होता है, उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रिज्म में निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में कोण बनाती है उसे कहते हैं। बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। प्रिज्म में जो निर्गत किरण होगा आपतित किरण की दिशा में कोण बनाती है उसे कहते हैं क्या, आपतन कोण, परावर्तन कोण, विचलन कोण कि निर्गत कोण। देखिए ये हो गया हम लोग का प्रिज्म। ठीक है, अब इसमें कोई किरण जा रहा है ऐसे करके। ठीक है, फिर जाने के बाद यहाँ पे ऐसे करके मुड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो ना निर्गत किरण मतलब जो यहाँ पे इंटर कर रहा है, निर्गत मतलब जो कोई किरण यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, और आपतित किरण मतलब जो यहाँ पे आपतित हो रहा है। इन दोनों के बीच देखिए, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ जाएगा और इसको पीछेंगे यहाँ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो कोण एक बन रहा है ना इन दोनों के बीच का, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वहाँ उस कोण का हम लोग कौन सा कोण कहते हैं, निर्गत किरण ये वाला और ये वाला, इन दोनों के जो बीच में कोण बन रहा है उस कोण को हम लोग कौन सा कोण कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग विचलन कोण, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिए इसको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से परावर्तन के बाद कौन सा वर्ण सबसे अधिक झुकता है। तो जब भी आप लोग देखें कि प्रिज्म से एक सफेद रंग का कलर जाता है, जब उसका परावर्तन होता है 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, तो सबसे अधिक कौन वाला झुकता है, जो बैंगनी होता है, वायलट। हम लोग जानते हैं विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। तो सबसे ज़्यादा कौन झुकता है, विबग्योर। अगर पूछता कि सबसे कम कौन झुकता है तो हो जाएगा रेड, मतलब लाल। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से परावर्तन के बाद कौन सा रंग सबसे कम झुकता है। अभी हो गया कि सबसे ज़्यादा झुकता है कौन, वायलट। तो सबसे कौन झुकेगा, सबसे कम कौन झुकेगा, लाल झुकेगा, अभी हम बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष कैसा स्पेक्ट्रम है, कृत्रिम, प्राकृतिक। देखिए इंद्रधनुष ये वाला क्वेश्चन 2 बार आ गया ना, तो बता दिए ना कि इसमें हो जाएगा कृत्रिम, सॉरी क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। चलिए, तारे दिखाई देते हैं वास्तविक स्थिति में, मतलब जहाँ पे होता है वहीं पे दिखाई देता है, कि आभासी स्थिति में मतलब जहाँ से होता है वहाँ से इधर उधर दिखाई देता है, कि दोनों में दिखाई देता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो तारे हमेशा जो दिखाई देता है ना आभासी स्थिति में ही दिखाई देता है, क्योंकि उसका इतना बार परावर्तन होता है ना कि उसका जो एक्चुअल पोजीशन होता है वो हम लोग को पता नहीं चलता है, मतलब आभासी स्थिति में दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता ना तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, जी हाँ बिल्कुल, आकाश का रंग काला दिखाई देता, क्योंकि वहाँ परिकिरण ही नहीं होता, वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होता तो कलर कहाँ से इसमें आएगा, नीला, इसलिए काला दिखाई देगा। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इससे हम लोग पढ़े एक बार इससे पहले कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घटा और बढ़ा कौन सकता है अपने आवश्यकता अनुसार, उसी को हम लोग तो बोलते हैं समंजन क्षमता। तो ये कौन करता है, पक्षमाभिपेशिया, यानी कि सिलियरी मसल्स। तो आप लोग का इंग्लिश में भी ऑप्शन दिया रख सकता है इसमें कि सिलियरी मसल्स भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। अब किसी लेंस का पावर दे दिया है, कितना दे दिया भाई साहब, 1 डायोप्टर दे दिया। अब उसका फोकस दूरी निकालते हैं। हम लोग जानते हैं P = 1/f होता है, तो 1/f लिख दिए, इक्वल टू 1 डायोप्टर। ठीक है, तो f इक्वल टू कितना हो गया, 1 मीटर। इसको सेंटीमीटर बदलना है तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए कौन ऑप्शन होगा, 100 सेंटीमीटर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो याद रखिएगा ना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब प्रकाश, हाँ जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, और साथ में जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी है, ठीक है, यहाँ पे हवा है, तो जब इस माध्यम में ना यहाँ पे लम्ब हो गया, इस माध्यम में जाता है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि हम लोग का जो ये वाला कोण है वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। क्रांतिक कोण क्या होता है आप समझ लीजिए, क्रांतिक कोण मतलब होता है जैसे हम लोग का मान लीजिए ये सघन माध्यम हो गया और ये विरल माध्यम हो गया, ठीक है, ये लम्ब हो गया, तो यहाँ पे ऐसा कोण, ठीक है, जिसके कारण जो इसमें परावर्तन होगा वो ऐसे पार हो, इस तरह का, यहाँ इस तरह का कोण बनाए कि जब यहाँ पे इधर पार हो, परावर्तन हो,
तो इसी में सट के पार हो जाए, तो इसको कहते हैं उस वक्त क्रांतिक कोण। तो जब क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इसको थोड़ा और ऐसे बढ़ा देंगे, इसको ऐसे समझिए, इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे ऐसे, ठीक है। अभी इतना था तो अभी हम और ज़्यादा कर दिए, तो अब क्या ये जाएगा यहाँ पे नहीं, अब इधर ही लौट जाएगा प्रकाश। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस घटना को ही। तो कब होता है, जब प्रकाश किससे किस वजह, सघन से विरल में, मतलब जल से कांच में, वायु से जल में, हीरे से कांच में कि वायु से कांच में, तो सघन से विरल कौन बोला है, हीरे से कांच में, ठीक है। और साथ में जो कंडीशन बोले वो कंडीशन को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। देखिए मायोपिया मतलब होता है ना निकट दृष्टि दोष, उसी को हम लोग बोलते हैं मायोपिया। और जब दूर दृष्टि होता है उसको बोलते हैं हाइपर मायोपिया, उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो मायोपिया मतलब क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आप लोग क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। और हाँ, इसमें से आप लोग देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन इसमें उठाया गया है, और यही सब क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़िएगा ना, हम बोले पहले लाइन बाय लाइन, तो आप लोग एग्जाम बिल्कुल नहीं छूटेगा और अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, थैंक यू।